दिस इज़ फैज़ान ज़फ़र फ्रॉम लर्न टू अर्न। आज हम अमेज़ॉन के कुछ मॉडल्स को डिस्कस कर रहे होंगे कि वो किस तरह वर्क करते हैं, उसमें हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है स्टार्ट करने के लिए, वो कौन कौन से होते हैं और उनमें डिफरेंस क्या है। फर्स्ट मॉडल जो हम डिस्कस कर रहे होंगे वो है ड्रॉप शिपिंग। सेकेंड मॉडल इज़ PL प्राइवेट लेबल एंड द थर्ड वन इज़ होलसेल। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग में हम ये कर रहे होते हैं कि हम लोग स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहे होते, इन्वेंट्री हम लोग डायरेक्ट सप्लायर्स से लेके कस्टमर्स को दे रहे होते हैं। इसमें हम लोग स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहे होते। ये थोड़ा सा रिस्की मॉडल है एज़ कंपेयर टू होलसेल। हम पहले अगर होलसेल को डिस्कस करें तो होलसेल में हम लोग रीसेलिंग ही कर रहे होते हैं और हम लोग अपना स्टॉक मेंटेन कर रहे होते हैं। नॉर्मली हम लोग ये कर रहे होते हैं इसमें कि हम FBA कर रहे होते हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। इसमें हम FBM भी कर सकते हैं, मगर ज़्यादातर हमारी प्रैक्टिस जो है वो FBA है। हम अपना जो इन्वेंट्री होती है वो हम अमेज़ॉन के वेयर हाउस में सेंड करते हैं, फिर वहाँ से वो अमेज़ॉन जो है उसकी डिलीवरी को देख रहा होता है। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग में हम लोग सप्लायर से ऑर्डर करते हैं और डायरेक्टली कस्टमर के एड्रेस पे, कस्टमर के डोर स्टेप पे सेंड कर रहे होते हैं। और ये जो PL है प्राइवेट लेबल, इसमें हम एक अपना ब्रांड इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं जो कि एग्जिस्टिंग ब्रांड नहीं होता जिस तरह ड्रॉप शिपिंग में या होलसेल में हम लोग कर रहे होते हैं। इसमें हम लोग एक अपना ब्रांड को इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं और उसको सेल कर रहे होते हैं। ये इन तीनों मॉडल्स में एक बेसिक डिफरेंस है। अच्छा, जिस तरह मैं बता रहा था कि होलसेल में हम ज़्यादातर FBA कर रहे होते हैं, FBM भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, FBA और FBM? FBA में जो शिपिंग होती है वो अमेज़ॉन हैंडल कर रहा होता है। हम लोग अपनी इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस में सेंड कर देते हैं। हमें कोई भी ऑर्डर आता है उसकी शिपिंग हम लोग मैनेज नहीं कर रहे होते हैं, अमेज़ॉन खुद से कस्टमर को सेंड कर रहा होता है, उसकी वो हमसे कुछ फीस चार्ज कर रहा होता है। अच्छा, FBM में होता है कि जो मर्चेंट होता है, जो सेलर होता है, वो इसको फुलफिल कर रहा होता है। हमारे पास कोई ऑर्डर आया और हम लोग खुद से उसको पैक करके कस्टमर के एड्रेस पे सेंड कर रहे होंगे। अच्छा, एक रफ आइडिया है कि हमें इन तीनों मॉडल्स में कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। होलसेल में हमारा रिस्क सबसे कम होता है। ड्रॉप शिपिंग में एज़ कंपेयर टू होलसेल रिस्क ज़्यादा होता है। प्राइवेट लेवल में हाईएस्ट रिस्क होता है। उसके रीज़न ये होता है कि हम लोग अपना एक ब्रांड इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है एज़ कंपेयर टू होलसेल एंड ड्रॉप शिपिंग। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो हम $8,000 से स्टार्ट ले सकते हैं। इससे कम पे भी हम लोग स्टार्ट ले सकते हैं, मगर नॉट रिकमेंडेड। उसमें फिर हमें स्टॉक रीऑर्डर करने में लिमिटेशंस आ जाती हैं, तो कभी कभार हम लोग स्टक हो जाते हैं। इसलिए कि ज़ाहिर है अगर हम एक दो दफ़ा अपनी इन्वेंट्री को ऑर्डर कर रहे होंगे तो वो रोल आउट होके आएगी, फिर ही हम एक नेक्स्ट ऑर्डर कर रहे होंगे। तो अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट कम होती है तो फिर हम अक्सर आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, और ज़ाहिर है हमारे पास पेमेंट नहीं है तो हमने उसको रीस्टॉक भी नहीं किया होता जब तक हमारे पास पेमेंट नहीं आ रही होती। तो $8,000 से $10,000 तक की मिनिमम इन्वेस्टमेंट से ये स्टार्ट किया जाए तो बेस्ट है। अगर हम ड्रॉप शिपिंग की बात करें, ड्रॉप शिपिंग में स्टार्ट में हमें ये डिपेंड करता है अकाउंट की एज पे। अगर हमारा अकाउंट न्यू है तो हमने उसको स्लोली ग्रेजुअली चलाना होता है। उसकी सेल्स हम लोगों ने खुद से मेंटेन करनी होती हैं।
मैनेज करनी होती हैं शुरू में, तो हम इसको $5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और इससे कम में भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम प्राइवेट लेवल की बात करें, ये बिज़नेस हमारा फ्लिपेबल भी है, हम इसको फ्लिप भी कर सकते हैं। इसमें एटलीस्ट हमें $20,000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए जिससे हम स्टार्ट ले सकते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो हमारा कम रिस्क वाला जो बिज़नेस है इन तीनों मॉडल्स में, वो है होलसेल। उसका रीज़न ये होता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट हमारी सेव होती है। हम लोग $8,000 से $10,000 मिनिमम अगर रिकमेंड कर रहे हैं तो हम इससे कम अमाउंट में ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हैं, मगर इसमें जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है एज़ कम्पेयर टू ड्रॉप शिपिंग। और इसमें हमें कोई नई लिस्टिंग वगैरह क्रिएट नहीं करनी होती, इसलिए कि हम रिटेल कर रहे होते हैं, एग्जिस्टिंग ब्रांड्स को ही सेल कर रहे होते हैं। और इसमें हम लोग जो नॉर्मली हमें प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं 10% मिनिमम पे हमें प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग अगर अच्छे से करें तो हमें 10 to 20% मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं और इस बिज़नेस से हम एग्ज़िट ईज़िली ले सकते हैं। और जो प्रॉफिट है वो हम लोग 3 to 4 मंथ्स में 10% एटलीस्ट जनरेट कर सकते हैं इस मॉडल में। हमारे पास अमेज़ॉन के अकाउंट्स की जो टाइप्स होती हैं वो 2 टाइप्स होती हैं। एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है जिसमें लिमिटेशंस होती हैं, और एक प्रोफेशनल अकाउंट होता है जिसमें कोई सेलिंग की लिमिटेशन नहीं होती, मगर जो प्रोफेशनल अकाउंट है उसकी अमेज़ॉन फीस चार्ज करता है पर मंथ $39.99 पर मंथ। इंडिविजुअल अकाउंट में अमेज़ॉन जो चार्ज कर रहा होता है $0.99 चार्ज कर रहा होता है पर सेल, और इसमें हम लोग 40 यूनिट्स पर मंथ सेल कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने मॉडल्स डिस्कस किए, अकाउंट की टाइप्स डिस्कस की। अब इसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है वो हम ये डिसाइड करे होंगे सबसे पहले कि हम किस कंट्री में बिज़नेस स्टार्ट करने चाह रहे हैं, यूके में, यूएसए में। सबसे पहला स्टेप यही होगा कि हम वहाँ पे अपनी एलएलसी बनाएं या लिमिटेड कंपनी बनाएं। उसके बाद हम अकाउंट क्रिएशन की तरफ आएंगे। अच्छा, इसमें अगर हम यूके या यूएसए में जा रहे हैं, लेट्स से हम यूके में जा रहे हैं तो हमें वहाँ लिमिटेड कंपनी चाहिए होती है। अगर हम यूएसए में जा रहे हैं तो हमें एलएलसी चाहिए होती है, जिसको हम लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बोलते हैं। बाकी भी फॉर्म कर सकते हैं कंपनीज यूएसए में, मगर मेनली हम लोग एलएलसी पे ही जा रहे होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो होती है बैंक अकाउंट होता है, इसलिए कि हमारा जो प्रोफेशनल अकाउंट होता है, नॉर्मली हम लोग प्रोफेशनल अकाउंट पर सेल कर रहे होते हैं, तो हमें एक बिजनेस बैंक अकाउंट चाहिए होता है। जो हमारी कंपनी का नेम होता है वो एलएलसी हो या लिमिटेड कंपनी हो, उसी नाम पे हमारा एक बैंक अकाउंट होता है जो हम अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये जो सारी चीज़ें हैं हम लोग होलसेल के लिहाज से इसको डिस्कस कर रहे होंगे आगे। अब होलसेल में, अच्छा, बिजनेस बैंक अकाउंट के बाद हमने अमेज़ॉन का सेलर सेंट्रल भी बना लिया। इसके बाद हमें वेबसाइट भी चाहिए होती है, इसलिए कि जब हम ब्रांड हंट कर रहे होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स को हंट कर रहे होते हैं, तो हम रेफरेंस जो दे रहे होते हैं अपनी वेबसाइट का दे रहे होते हैं कि वी आर सेलिंग ऑन आवर वेबसाइट, और हम लोग ऑनलाइन रिटेलर हैं और ये हमारी वेबसाइट है। इसमें जो लास्ट होती है चीज़ वो होती है रीसेलर सर्टिफिकेट। हमें यूएसए में रीसेलर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, इसलिए कि हम लोग रिटेलर हैं, हम लोग फाइनल कंज्यूमर नहीं हैं। तो जो सेल्स टैक्स होता है वो हमारा एग्जैम्प्ट हो जाता है।
जब हम यूएसए में सप्लायर से गुड्स इन्वेंट्री लेते हैं तो वो हमें सेल्स टैक्स चार्ज नहीं कर रहा होता, इसलिए कि हम उसको रीसेलर सर्टिफिकेट देते हैं जो कि हमारी रेलेवेंट स्टेट दे रही होती है। जिस स्टेट में हमारी एलएलसी होती है वो हमें रीसेलर सर्टिफिकेट इशू कर रही होती है। हम इसकी कॉपी ब्रांड को देते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स को जिससे हम गुड्स ले रहे हैं, तो वो हमसे सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करता। अच्छा, हमें स्पेशली यूएसए में, यूके में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। यूएसए में हमारे पास बहुत सारी स्टेट्स हैं, वायोमिंग है, डेलावेयर है, टेक्सास है, फ्लोरिडा है। अब हमें अपनी जो एलएलसी है वो डिसाइड करनी है जो टैक्स फ्रेंडली हो, जो ब्रांड फ्रेंडली भी हो और उसमें हमारी चीज़ें किसी में कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं टैक्स फ्रेंडली में किस स्टेट में ज़्यादा टैक्स है, किस स्टेट में कम टैक्स है, रिलेटिवली कम है, किसकी स्टेट फाइलिंग फ़ीस कम है, किसकी रिन्यूअल फ़ीस सिर्फ वन टाइम है, उसके बाद सेकंड टाइम हमें उसकी रिन्यूअल फ़ीस नहीं देनी। तो ये चीज़ें सारी हम कंसिडर कर रहे होते हैं। लेट से अगर हम टैक्सेस की बात करें तो टैक्सेस में स्टेट फीस जो है वो $300 है, मगर जब हम एक साल हमें गुजर जाता है तो नेक्स्ट ईयर हमें ये रिन्यूअल कॉस्ट पे नहीं करनी होती, उसका फ्रेंचाइज टैक्स होता है और अलग चीज़ें होती हैं। जिस तरह फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा में जो स्टेट फीस है वो $125 है, मगर इसकी रिन्यूअल फीस है हमें नेक्स्ट ईयर ये रिन्यूअल फीस दोबारा पे करनी पड़ती है। सेल्स टैक्स हमारे लिए इसलिए रेलेवेंट नहीं है इसलिए कि अमेज़ॉन जो है वो सेल्स टैक्स खुद से डिडक्ट कर रहा होता है, खुद से सबमिट करवा रहा होता है स्टेट को, तो हम लोगों के लिए वो रेलेवेंट नहीं है एलएलसी फॉर्मेशन के टाइम पे। वो अगर कहीं ज़्यादा है या कहीं कम है तो वो नॉर्मली हमें मैटर नहीं कर रहा होता। हम लोग जो मेन फोकस कर रहे होते हैं वो टैक्स फ्रेंडली स्टेट मतलब इनकम टैक्स को फोकस कर रहे होते हैं। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो कि वहाँ पे इनकम टैक्स नहीं है, 0% है। अच्छा, ये जो सारी एलएलसी फॉर्मेशन की और लिमिटेड कंपनी की जो भी चीज़ मैं गाइड कर रहा हूँ ये सिर्फ एक गाइडेंस के लिए है और ये कोई लीगल एडवाइस नहीं है। तो ये एक डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूँ। अच्छा, एलएलसी जिस तरह मैं बता रहा था, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, एलएलसी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी को हम एलएलसी बोलते हैं। और एलएलसी जब हम फॉर्म कर रहे होते हैं सबसे पहले हमारा स्टेप होता है एलएलसी फॉर्म कर लेते हैं। अच्छा, एलएलसी में और भी 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले हमारा प्रोसेस ये होता है कि हम आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फाइल करते हैं स्टेट के साथ। वो हम किसी भी स्टेट में जा रहे हों, वायोमिंग में जा रहे हों, फ्लोरिडा में जा रहे हों, डेलावेयर में जा रहे हों, ये डिपेंड करता है। मगर हमारा फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हम अपनी एलएलसी का नाम सेलेक्ट करते हैं और वो नाम हम उस स्टेट के साथ फाइल कर देते हैं उसकी स्टेट फीस के साथ। लेट से फ्लोरिडा की $125 फीस है तो हम वो फाइल कर रहे होंगे। इसके बाद हमें EIN चाहिए होता है। EIN होता है एम्प्लॉयर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये हमें एक बिजनेस के लिए चाहिए होता है। EIN को यूज़ करते हुए सबसे पहले हमारा आर्टिकल्स आ जाता है, उसके बाद हम लोग EIN अप्लाई करते हैं। EIN नंबर जो आता है उससे हमारा बैंक अकाउंट खुलता है, इसलिए कि जब हम बिजनेस बैंक अकाउंट ओपन कर रहे होते हैं यूएसए में तो वो हमसे EIN नंबर मांगता है। ये चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद हम लोग रीसेलर भी अप्लाई कर रहे होते हैं जो सेल्स टैक्स एग्जाम्पशन है जो मैं आपको पहले बता रहा था, और दूसरी साइड पे हम लोग एक अमेज़ॉन का प्रोफेशनल अकाउंट भी बना रहे होते हैं।
अच्छा, हमारा फर्स्ट स्टेप ये होता है कि अगर हम पाकिस्तान से हम लोग अपनी एलएलसी फॉर्म कर रहे हैं, तो हम लोग जो अमेज़ॉन का अकाउंट बना रहे होते हैं वो हम अपनी पाकिस्तानी इंडिविजुअल डिटेल्स पे बना रहे होते हैं। मतलब अगर मेरा नाम फैज़ान है, मैं एक अपना amazon.com पे, अगर मैं यूएसए की बात कर रहा हूँ तो amazon.com पे मैं अपना एक इंडिविजुअल अकाउंट बना रहा हूँगा, जिसमें मेरी अपनी पर्सनल, मतलब फैज़ान की पर्सनल जो बैंक स्टेटमेंट है वो ऐड होगी और यूटिलिटी बिल ऐड होगा। एड्रेस सेम होना चाहिए, वरना प्रॉब्लम होता है। अमेज़ॉन प्रॉब्लम करता है कि आपका यूटिलिटी बिल या बैंक स्टेटमेंट जो भी आप सबमिट कर रहे हैं उसमें एड्रेस आपका सेम होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हमने अपना इंडिविजुअल अकाउंट बना लिया। दूसरी साइड पे हमने एलएलसी फॉर्म कर ली, EIN ले लिया और बिजनेस बैंक अकाउंट बना लिया। उसके बाद हम लोगों के पास इंडिविजुअल अकाउंट है। अब इंडिविजुअल अकाउंट को हम अपग्रेड करते हैं एलएलसी पे। एलएलसी जो हमने फॉर्म की हुई होती है, जब हम एलएलसी पे अपग्रेड करते हैं तो वो हमसे एलएलसी का नाम पूछता है, एलएलसी का EIN पूछता है और बैंक अकाउंट भी हम उसके साथ अटैच कर देते हैं। और रीसेलर भी हम स्टेट के साथ अप्लाई कर रहे होते हैं, और हम वेबसाइट भी हमें चाहिए होती है। वेबसाइट इसलिए चाहिए होती है, जिस तरह मैं पहले बता रहा था, कि जब हम लोग ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करते हैं फॉर रीसेलिंग, तो हम लोग यही बोलते हैं कि वी आर रीसेलिंग प्रोडक्ट्स ऑन आवर वेबसाइट एंड दिस इज आवर वेबसाइट। अच्छा, एक और चीज़ एलएलसी के लिए, एलएलसी जब हम फॉर्म करते हैं तो हमें एक रजिस्टर्ड एजेंट की भी ज़रूरत होती है। रजिस्टर्ड एजेंट जो है वो एक अपना नाम दे रहा होता है, जो कि ज़रूरी है। उसकी हमारे बिजनेस में कोई ऑनरशिप नहीं होती, हम जस्ट उसका एक नाम यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि ज़रूरी है। और जो ऑनर होता है उसका और रजिस्टर्ड एजेंट का कोई रिलेशन नहीं होता। अच्छा, इसमें डॉक्यूमेंट्स जो हमें चाहिए होते हैं वो चाहिए होता है पासपोर्ट, सिर्फ एलएलसी फॉर्मेशन के लिए। अगर हम लोग नॉन रेजिडेंट हैं और हम लोग यहाँ पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से अदर देन यूएसए से कंपनी फॉर्म कर रहे हैं तो हमें पासपोर्ट चाहिए होता है। अगर हम इंडिविजुअल अमेज़ॉन का अकाउंट बना रहे हैं तो हमें यूटिलिटी बिल भी चाहिए होता है, बैंक स्टेटमेंट, और जो हमारा NIC है, स्मार्ट कार्ड, उस पे हम लोग अमेज़ॉन का इंडिविजुअल अकाउंट बना सकते हैं। अगर इंडिविजुअल बना रहे हैं तो उसके लिए पासपोर्ट भी एक्सेप्ट हो जाता है। जब प्रोफेशनल के लिए जा रहे होते हैं अकाउंट के लिए अमेज़ॉन के लिए, तो उस टाइम भी अमेज़ॉन पासपोर्ट मांगता है। और पासपोर्ट जब हमने सबमिट करना है तो उसमें हमने दोनों पेजेस सबमिट करने, एक वो जिसपे हमारी डिटेल्स लिखी हुई होती है, नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ। दूसरा पेज सिग्नेचर वाला होता है, वो भी ऐड करना है, वरना वो दोबारा वेरिफिकेशन मांगता है। तो ये चीज़ें गाइड करने का सिर्फ यही मकसद है कि अगर किसी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। इसलिए कि हम लोगों का फर्स्ट स्टेप, अमेज़ॉन मॉडल को हमने समझ लिया कि ड्रॉप शिपिंग, होलसेल, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट, मगर हमारा फर्स्ट स्टेप यही होता है कि हमें अकाउंट क्रिएशन करना है। अकाउंट क्रिएशन से पहले भी हमें यही करना होता है कि हम किस कंट्री में जा रहे हैं और हमें LLC या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी कब बनानी है और कैसे बनानी है। अच्छा, ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमें जो LLC की फॉर्मेशन है वो हमें डिसाइड करनी है, ब्रांड अप्रूवल फ्रेंडली हो, टैक्स फ्रेंडली हो, किसकी स्टेट फीस कितनी है, रिन्यूअल फीस है कि नहीं, हमें उसको वन टाइम पे करना है या रिन्यूअल फीस है। ये चीज़ें हम लोग सारी देख रहे होते हैं, जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ।
अच्छा, ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, जो पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि $8,000 से $10,000, ये एटलीस्ट है, और ये हमें वेरी फर्स्ट डे नहीं चाहिए होती, इसलिए कि जब हम होल सेल में हमारा फर्स्ट स्टेप यही होता है, हम LLC बना रहे हैं या लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं, उसके बाद अकाउंट इंडिविजुअल से अपनी कंपनी पे अपग्रेड कर रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, उसके बाद हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, फिर हमें कोई ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल मिलती है, फिर हम उसको टेस्ट ऑर्डर कर रहे होते हैं, उसके बाद हम लोग फिर बाकी ऑर्डर कर रहे होते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में। तो ये हमें वन गो में नहीं चाहिए होती कि लेट से आज हमने स्टार्ट किया बिजनेस और हमें इवन विद इन 1 मंथ भी पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती। अच्छा, इसका एक ब्रेकडाउन है LLC का, वेबसाइट का। ये LLC को अगर हम डिस्कस करें, LLC प्लस वेबसाइट सेटअप, ये नॉर्मली जो हमें कॉस्ट कर रहा होता है वो अराउंड $1,000 कर रहा होता है। इसमें हमारी LLC भी आ जाती है, वेबसाइट भी आ जाता है, बैंक अकाउंट भी इसमें आ जाता है, बिजनेस बैंक अकाउंट, और हमारा एड्रेस भी इसमें आ जाता है, फ़ोन नंबर भी इसमें आ जाता है। इसमें अराउंड $1,000 लग रहा होता है, और इसमें टाइम हमारा अराउंड 6 वीक्स लग रहे होते हैं। 4 to 6 वीक्स में ये सारी चीज़ें नॉर्मली हो जाती हैं। ज़्यादा टाइम जो हमें लगता है वो आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में और EIN में लगता है। इन दोनों चीज़ों में सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा होता है, बाकी चीज़ों में इतना टाइम नहीं लग रहा होता, लाइक बैंक अकाउंट और अमेज़ॉन अकाउंट और रीसेलर सर्टिफिकेट, ये इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। अच्छा, सेकंड स्टेप जो मैं आपको बता रहा था कि हम लोग ये LLC, वेबसाइट और अकाउंट क्रिएशन के बाद हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं, उसके बाद हम लोग टेस्ट ऑर्डर करते हैं। तो टेस्ट ऑर्डर ये है कि अगर हमारा बजट लेट से $8,000 है, तो हम 4 to 6 वीक्स हमने इसका वेट किया। उसके बाद हम लोगों का 2 to 3 मंथ्स आफ्टर LLC और लिमिटेड कंपनी क्रिएशन के बाद हमारा इतना बजट लग रहा होता है, $1,500 to $2,000, इसलिए कि हम फर्स्ट फेज़ में प्रोडक्ट हंटिंग के बाद हम लोग टेस्ट ऑर्डर कर रहे होते हैं, जो कि अगर हमने कोई ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर अगर हमने शॉर्ट लिस्ट किया है, उसके पास प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, तो हम उसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे क्राइटेरिया में आ रहे हैं उसको हम टेस्ट ऑर्डर करते हैं। 25-30 यूनिट्स ऑर्डर कर रहे होते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के। इसके बाद 2 to 3 मंथ्स के बाद फिर हम अपनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को रोल आउट कर रहे होते हैं, लेट से 5,000 तक, और हम ज़्यादा यूनिट ऑर्डर्स कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें होल सेल में हम लोग मिनिमम जो प्रॉफिट जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है 10 to 20%। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट $8,000 है, तो हम लोग आफ्टर 3 to 4 मंथ्स या 4 मंथ में हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हम एटलीस्ट 10% ये $800 अर्न कर रहे हो। 800 से 1600, 10 to 20% यही चलता है। अच्छा, अब इसके जो स्टेप्स हैं वो मैं डिफाइन दोबारा कर देता हूँ कि अकाउंट क्रिएशन, LLC अकाउंट क्रिएशन, अमेज़ॉन साइनअप, उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप होता है जो मैं बता रहा था, प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, जिसमें हम ब्रांड को भी हंट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को भी हंट कर सकते हैं। USA में हमारे पास नॉर्मली ब्रांड अप्रूवल भी मिल जाती है, मगर डिस्ट्रीब्यूटर से अच्छा मार्जिन हमारे पास आ रहा होता है। अगर हम स्पेसिफिक USA की बात करें
तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही होता है कि हम लोग कुछ ब्रांड्स डिस्ट्रीब्यूटर को हंट कर रहे होते हैं, उसके बाद उनकी अप्रूवल्स ले रहे होते हैं, साथ उनको ईमेल्स कर रहे होते हैं या कॉल्स कर रहे होते हैं। हर किसी की डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है। अप्रूवल के बाद अब हमें ब्रांड से ऑर्डर करना है। ऑर्डर ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर से ऑर्डर करने के बाद हमें ये डिसाइड करना है कि इसकी जो लेबलिंग है वो ब्रांड ही करेगा। कुछ ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर ये सर्विसेज दे रहे होते हैं, ज़्यादातर नहीं दे रहे होते। तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम अपनी इन्वेंट्री को डायरेक्ट अमेज़ॉन शिप कर दें और अमेज़ॉन से लेबलिंग करवा दें, या हम अपनी इन्वेंट्री को प्रेप सेंटर में भेज दें। प्रेप सेंटर में वो लेबलिंग हो जाती है और वहाँ से फिर हम अमेज़ॉन से पिकअप करवा लेते हैं। इसके बाद हम लोगों का जब ब्रांड हंटिंग हो गई, अप्रूवल आ गई, उसके बाद प्रेप करवा लिया, उसके बाद हम प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। अच्छा, ये जो लिस्टिंग है ये एक न्यू लिस्टिंग नहीं है, ये ऑलरेडी लिस्टिंग एग्जिस्ट करती है। हम उसको एक्चुअल मी टू कर रहे हैं, अपने अकाउंट में लिस्ट कर रहे हैं। वो ऑलरेडी सेल हो रही है, पहले हम उसको मी टू कर रहे हैं कि मैं भी उसको सेल कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग शिपमेंट प्लान बनाते हैं। अच्छा, शिपमेंट प्लान जो हम बनाएंगे वो हम अकॉर्डिंगली बनाएंगे। लेट से हमने ब्रांड से ऑर्डर किया, ब्रांड उसकी प्रेप नहीं कर रहा, लेबलिंग नहीं कर रहा, हमने अमेज़ॉन को नहीं भिजवाया, लेट से हमने प्रेप में भिजवा दी। अब प्रेप में जब लेबलिंग हो गई तो हम शिपमेंट जो कर रहे होंगे वो फ्रॉम प्रेप टू अमेज़ॉन कर रहे होंगे। जो शिपमेंट प्लान बनाएंगे उसमें शिपिंग लेबल्स होंगे, वो हम अपने प्रेप सेंटर वाले को सेंड कर देंगे। वो स्टिकर्स उस पर पेस्ट करके जब शिपिंग प्लान हम बनाएंगे तो उसमें डेट हमें आ जाएगी कि इस दिन अमेज़ॉन पिकअप कर लेगा, तो वो उस लोकेशन से अमेज़ॉन पिकअप कर लेगा। जब पिकअप हो जाएगा फिर कुछ दिन हमें वेट करना होगा, जाहिर है अमेज़ॉन उसको वेयर हाउस में ले जाने में कुछ टाइम लगता है। जब हमारा प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा, रेडी टू सेल हो जाएगा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है इज़ टू मैनेज बाय बॉक्स। अच्छा, बाय बॉक्स जिसके पास आ रहा होता है 70% सेल वही ले रहा होता है, तो हमें ये भी मैनेज करना होता है। अब बाय बॉक्स क्या होता है, जब हम अमेज़ॉन होलसेल कर रहे होते हैं तो हमारा सबसे मेन चीज़ यही होती है, जब हम हमारे वेयर हाउस में इन्वेंट्री आ जाती है कि बाय बॉक्स हमें मिले। अब बाय बॉक्स जो है वो डिफरेंट उसमें मैनेज डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। हमारे अकाउंट की हेल्थ कितनी है, हमारे पास इन्वेंट्री कितनी है, हमारी रेटिंग कितनी है, हमारी प्राइस क्या है, इन चीज़ों पे वेरी कर रहा होता है। इसमें जब हम अगर कोई भी अमेज़ॉन की लिस्टिंग खोलते हैं तो उसमें ये आ रहा होता है, अगर हम FBA कर रहे हैं फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन, तो उसमें ये लिखा हुआ आता है सोल्ड बाय ABC। लेट से हमारी कंपनी का नाम है ABC, सोल्ड बाय ABC, शिप्ड बाय अमेज़ॉन। उसमें अगर हम नीचे देखें तो अगर लेट से हमारे अलावा 3 और मी टू सेलर हैं तो उसमें हमारा नाम अगर ऊपर आ रहा है बाय बॉक्स में तो नीचे लिखा हुआ होगा 3 फ्रॉम, और उसको अगर हम क्लिक करेंगे तो उसके अंदर और सेलर्स आ जाएंगे जो उसी ब्रांड को, उसी प्रोडक्ट को मी टू कर रहे होंगे। तो बाय बॉक्स हमें इस तरह मैनेज करना है कि मतलब बाय बॉक्स क्या होता है कि जिसका नाम सबसे ऊपर आ रहा है, मतलब हम कोई भी लिस्ट खोलेंगे राइट हैंड पे हमारे पास आ रहा होता है कि सोल्ड बाय दिस ABC, जो सोल्ड बाय आ रहा होता है ऊपर, उसके पास बाय बॉक्स होता है। इसके बाद हम लोग अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे होंगे। इन्वेंट्री को किस तरह मैनेज करना है कि एक टेस्ट ऑर्डर हमने किया लेट से 25 ऑर्डर्स का, उसके बाद हमने 200 यूनिट्स का ऑर्डर कर दिया। अब हमने ये देखना है कि हमारी इन्वेंट्री कितने टाइम में सेल हो रही है, हमने उसको री ऑर्डर कितने टाइम में करना है और किस तरह करना है कि हम लोग आउट ऑफ स्टॉक ना जाएं अगर हमें उस पर अच्छा मार्जिन मिल रहा है।
या अगर किसी प्रोडक्ट पे अच्छा मार्जिन नहीं मिल रहा, हमने उसको दोबारा ऑर्डर नहीं करना, तो भी हम उसको मैनेज कर रहे होंगे कि उसका जो फंड है, उसकी जो पेमेंट है, अब हमें किस दूसरे प्रोडक्ट में वो इंजेक्ट करनी है कि हमें उससे अच्छा प्रॉफिट आए, जो ऑलरेडी हम लोग प्रोडक्ट टेस्ट कर चुके होंगे जिससे प्रॉफिट हमें आ रहा होगा। तो ये चीज़ें सारी हमें मैनेज करनी पड़ती हैं। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें मैंने गाइड की, ये सिर्फ एक गाइडेंस पर्पस के लिए थी। ये एक बेसिक चीज़ें मैंने डिस्कस की कि हमें क्या चीज़ चाहिए होती है, कितने इन्वेस्टमेंट के साथ हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, एक एलएलसी की कितनी कॉस्ट होती है, स्टार्टअप कॉस्ट होती है। ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। इंशाल्लाह और भी वीडियोस आएंगी जिसमें इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ये सारी चीज़ें जो एलएलसी क्रिएशन है, एलएलसी फॉर्मेशन है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, ये लर्न टू अर्न हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कंपनी फॉर्मेशन आ जाती है, अमेज़ॉन अकाउंट आ जाता है, साइन अप आ जाता है। हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग और ब्रांड हंटिंग की सर्विसेज भी देते हैं। यूके में भी अगर हम कंपनी फॉर्मेशन के लिए जाएं, अच्छा, ये जो सर्विसेज हैं, ये सिर्फ ये मैंने एक ब्रीफिंग जो दी है, जो गाइडेंस दी है, वो होल सेल के बारे में दी है। अगर हम सर्विसेज की बात करें कि हम लोग क्या सर्विसेज दे रहे हैं, उसमें हमें डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं, तो ये हमारी सर्विसेज हैं। कंपनी फॉर्मेशन यूएसए, यूएसए में एलएलसी होती है, यूके में लिमिटेड कंपनी होती है। लिमिटेड कंपनी या एलएलसी पीएल के लिए भी हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, होलसेल के लिए भी। फॉर्मेशन के अलावा अमेज़ॉन प्राइवेट लेवल की सर्विसेज भी देते हैं, होलसेल, अमेज़ॉन होलसेल, एफबीए, पीपीसी, लिस्टिंग प्रमोशन, दराज की सर्विसेज भी देते हैं। शॉपिफाई में ड्रॉप शिपिंग, एडीएस ड्रॉप शिपिंग एंड प्राइवेट लेवल, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अच्छा, इंडिविजुअल पेपैल अकाउंट जो मार्केटिंग करते हैं या जिनका एक नॉर्मल या स्मॉल लेवल पे बिजनेस है, उनको अपने बायर्स, अपने जिनसे पेमेंट रिसीव करनी होती है, वो लोग नॉर्मली एक मीडियम यही ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि एक सिक्योर भी है, इसलिए कि पेपैल में हम लोगों के पास डिस्प्यूट का भी ऑप्शन होता है। तो पेपैल की इंडिविजुअल अकाउंट की सर्विसेज भी दे रहे होते हैं कि जिसकी एक कम अमाउंट की पेमेंट आ रही है वो रिसीव कर सकता है। इसके बाद वेबसाइट डेवलपमेंट, ये किसी भी तरह की वेबसाइट हो, होलसेल की हो और भी किसी भी तरह की वेबसाइट हो, ये भी हमारी सर्विसेज में इंक्लूड है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।